तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 में स्वागत है। आज मध्यकालीन इतिहास का टेस्ट नंबर 2 है और इसमें हम ये 5 टॉपिक कवर कर रहे हैं और इसके बाद हम आपको बता दें इसके पैरेलल हमारे और टेस्ट सीरीज चल रही है। उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी और या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर। सभी क्लासेस की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और करंट अफेयर की भी टेस्ट चालू हो गई है वीडियो, आप भी देख सकते हैं। रिवीजन सीरीज भी चालू है। इसके अलावा अगर आपको टेस्ट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 21 की। तो इसमें पूछा है, गजनवी शासन के दौरान साहित्यिक विकास के संदर्भ में अलबरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 दिया है, महमूद खिवा पर विजय प्राप्त करने के पश्चात महमूद गजनवी के शासनकाल के दौरान भारत में आया। ऑप्शन 2, वह हिंदू धर्म से परिचित होने के लिए कन्नौज और वाराणसी के ब्राह्मण केंद्रों में गया। ऑप्शन 2, उन्होंने अपने कार्यों में पतंजलि के योग सूत्र और भगवत गीता के उदाहरण दिए। तो आपको बताना है इन तीनों में से गजनवी के शासनकाल के दौरान साहित्य विकास के संदर्भ में अलबरूनी के बारे में इन तीनों में से कौन सा कथन सही है? तो अलबरूनी खीवा का रहने वाला था और खीवा पर विजय प्राप्त करने के बाद उसे महमूद गजनी के सामने एक कैदी के रूप में पेश किया गया था और बाद में क्या हुआ, महमूद के साथ भारत आया और वह एक परंपरागत विद्वान था और अरबी फारसी दोनों भाषाओं में ही वो दक्षता हासिल थी उसको। उसने अरबी में तहकीके हिंद लिखा जहाँ उसने भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन किया। उसने कानून ए मुसीद, खगोल विज्ञान पर एक पुस्तक, जवाहिर फिल जवाहिर खनिज विज्ञान पर एक पुस्तक लिखी। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 गलत है। यानी अलबरूनी के कार्यों का उद्देश्य उसके गजनवी शासक को हिंदू धर्म से परिचित कराना था। उसने कन्नौज, वाराणसी और कश्मीर जैसे ब्राह्मण छात्रवृत्ति के लिए भी केंद्र का दौरा नहीं किया, लेकिन संस्कृत के विद्वान और शिक्षित व्यापारियों के रूप में उसके पास जानकारी देने वाले लोग थे। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 जो है सही है। कुल मिलाकर इसमें 1 और 3 सही, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या पूछा है। 22 में पूछा है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में कृष्णदेव राय के बारे में विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, उसने बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेना के खिलाफ तंगड़ी की लड़ाई में जीत के बाद अपने साम्राज्य को संगठित किया। ऑप्शन 2, मस्कट यह बंदूक का उपयोग पहली बार कृष्णदेव राय द्वारा एक सैन्य तकनीक के रूप में किया गया था। ऑप्शन 3, उसने कृषि क्षेत्रों की रक्षा के लिए न केवल शहर बल्कि कृषिगत क्षेत्रों तथा जंगल को भी किलाबंद किया। तो आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। अगर बात करें ऑप्शन 1 की तो ऑप्शन 1 जो है गलत है। यानी 4 राजवंश जिसमें संगमा, सलुआ, तुलुआ और अरविंदो ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया और विजयनगर के मुख्य प्रतिद्वंदी दक्षिण में मदुरई के सुल्तान और उत्तर में बहमनी सल्तनत थे। राम राय सदाशिव राय के मंत्री थे और तुलुआ वंश के अंतिम शासक थे। राम राय ने एक दूसरे के खिलाफ खेलकर दक्कन की शक्तियों को संतुलित करने का प्रयास किया। अपनी स्थिति में सुधार के लिए उसने लगातार बदलते पक्षों में अंततः सल्तनत को गठबंधन बनाने के लिए प्रेरित किया। दक्कन राज्यों की बात करें जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बरार को छोड़कर ने इस प्रकार जो है संघ का गठन किया और तराई कोटा की लड़ाई में बन्नीहट्टी में विजयनगर सेनाओं को कुचल दिया। इस युद्ध को राक्षस थंगड़ी के नाम से जाना जाता है। राम राय को जेल में डाल दिया गया था और मार डाला गया था और विजयनगर शहर को नष्ट कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर ये एक्सप्लेनेशन इतना बड़ा हमने इसलिए दिया क्योंकि ये जो बात की गई है ये बात जो है गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 जो है गलत है। यानी बंदूक
का पहली बार जो है पुर्तगीज द्वारा उपयोग किया गया था। और ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 जो है सही है, यानी विदेशी यात्री अब्दुल रज़ाक ने उल्लेख किया है कि विजयनगर साम्राज्य ने न केवल शहर बल्कि कृषि क्षेत्रों और जंगलों की रक्षा के लिए उनकी किलाबंदी की। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन 2, विजयनगर की अमर नायक सिस्टम प्राचीन भारत के संघों या श्रेणियों की प्रणालियों से बहुत प्रभावित थी। ऑप्शन 3, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने कृष्णदेव राय के शासन के दौरान विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया। कौन सा कथन गलत है? अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है गलत है, यानी कृष्णदेव राय अकबर के नहीं बल्कि बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन 2 की बात करें तो अमारा नाया सिस्टम विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था तथा इस सिस्टम की कई विशेषताएं दिल्ली सल्तनत की एकता सिस्टम से ली गई थी। अमारा नायक एक सैन्य कमांडर थे, उन्हें राय और विजयनगर के शासकों द्वारा शासन करने के लिए कई क्षेत्र दिए गए थे। इस प्रकार जो है ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 जो है सही, यानी पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने कृष्णदेव राय के शासनकाल विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। तो इसमें 1 और 2 जो है गलत है, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है, 24 में देवराय द्वितीय के बारे में कौन सा कथन गलत है? उसने अपनी सेना को दिल्ली सल्तनत की सेना के तर्ज पर संगठित किया। ऑप्शन 2, उसने बहमनी सुल्तानों का निर्णायक बढ़त हासिल कर ली थी। ऑप्शन 3, श्रीनाथ को देवराय द्वितीय के कबीर सार्वभौम की उपाधि दी थी। तो सही उत्तर आपको बताना है इस तीनों में से कौन सा गलत है देवराय द्वितीय के बारे में। ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 सही है, यानी उसने अपनी सेना को दिल्ली सल्तनत सेना के तर्ज पर संगठित किया। और ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 जो है गलत है, ठीक है, यानी उसने बहमनी सुल्तानों पर निर्णायक बढ़त हासिल की थी। ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर बात करें, उसने अपने राज्य का प्रभुत्व बढ़ाया। और नूनीज एक पुर्तगाली लेखक ने अपने लेख में उल्लेख किया है कि क्लूविन, श्रीलंका, पुलिकट, पेगु और तेनसरियम यानी बर्मा और मलया के राजाओं ने देवराय द्वितीय को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हालांकि उत्तरी मोर्चे पर बहमनी सुल्तान पर निर्णायक बढ़त हासिल नहीं कर सका। ठीक है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 जो है सही है, यानी श्रीनाथ द्वारा देवराय द्वितीय को कवि सार्वभौम की उपाधि दी थी। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें 1 और 3 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, 25 में क्या पूछा है, भारत में मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, विजयनगर राज्य की स्थापना तुगलक वंश के शासनकाल के दौरान हुई थी। ऑप्शन 2, कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। कौन सा कथन सही है? अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में की थी। और तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ठीक है। तो विजयनगर राज्य की स्थापना तुगलक वंश के शासन के दौरान हुई थी। ये बात सही है, क्योंकि उसका जो तुगलक वंश का शासनकाल की बताएं तो उसका शासनकाल जो है 1320 में दिल्ली में शुरू हुआ था और ये 1336 में जो है हरिहर बुक्का ने शुरू किया था। तो कुल मिलाकर जो है ये ऑप्शन सही। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी सही, यानी कि कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे और विजयनगर शासकों में सबसे महान जो है कृष्णदेव राय तुलु वंश के थे। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखें। 26 में क्या पूछा है? 26 में पूछा है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तुएं विजयनगर साम्राज्य से निर्यात यानी एक्सपोर्ट की जाती थी, मुख्य वस्तुएं। तो इसमें देखेंगे जो मुख्य वस्तुएं विदेशी यात्रियों के लेखों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की दुनिया के सबसे धनी साम्राज्यों में से एक था। उस समय कई उद्योग थे, वे गिल्ड में संगठित थे और विजयनगर भी व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। वहाँ पर कई समुद्री बंदरगाह थे, जैसे मालाबार तट मुख्य रूप से कन्नौर में स्थित है। तथा निर्यात की मुख्य वस्तुओं की बात करें तो सूती, रेशमी कपड़े, मसाले, चावल, लोहा, नमक, चीनी। जबकि जो आयात किए जाते थे घोड़े, मोती, तांबा, मूंगा, मरकरी, चीनी, रेशम, मखमली कपड़े, ये जो है आयात किए जाते थे।
तो कुल मिलाकर इसमें जो है चीनी रेशम, कपास रेशम और उसके अलावा चीनी जो है यहाँ से क्या की जाती, एक्सपोर्ट की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो कुछ पुस्तक दी गई है विजयनगर शासन के संदर्भ में और लेखक की बात की गई है। सही उत्तर आपको बताना है। मधुरा विजयम जो है गंगा देवी, मनुचरितम अल्लासानी पेदना और अमुक्तमाल्याद कृष्णदेव राय। तो इसमें बताना है कौन कौन सुमेलित। अगर बात करें तो ये तीनों जो है पुस्तकें जो है लेखक के अनुसार जो है सही सुमेलित है, यानी इसमें जो है ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, अधिकांशतः मंदिर की दीवारों में ज्यामिति पैटर्न से सजाया गया था। ऑप्शन 2, मंदिर के चारों ओर गोपुरम पाया गया। ऑप्शन 3, तारे के आकार में बनाया गया जटिल रूप से डिजाइन किए गए कई मंदिर विजयनगर वास्तुकला की विशेषता है थी। इसमें तीनों बताना है कौन सा कथन सही है। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है सही है, यानी विजयनगर जो संप्रदाय की वास्तुकला था, यानी विजयनगर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें मंदिरों की दीवारें ज्यामिति पैटर्न से सजाया गया था, ये बात सही है। और अगर बात करें तो मंदिर के चारों ओर गोपुरम पाया गया, ये बात भी सही है। ये द्रविड़ वास्तुकला में मंदिर के प्रवेश द्वार पर अलंकृत एक स्मारक प्रवेश द्वार होता है जिसे गोपुरम कहा जाता है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 गलत है, यानी जटिल आकार के डिजाइनों में मंदिर का निर्माण होयसल कला की विशेषता थी। होयसल कला के केंद्रीय स्तंभों वाले हॉल के चारों ओर कई मंदिरों का निर्माण किया गया था। इसमें तारा सदृश योजना कहा जाता था। और विजयनगर वास्तुकला की मुख्य विशेषता मंदिर परिसर में नक्काशीदार स्तंभों के साथ लंबा राय गोपुरम या प्रवेश द्वार या कल्याण मंडप का निर्माण। ठीक है, तो इस प्रकार ये ऑप्शन गलत है, यानी 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, बंदोबस्त सिस्टम के बारे में जो एक जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो टोडरमल की सहायता से अकबर ने भू राजस्व प्रशासन में कुछ प्रयोग किए थे और उसी भू राजस्व व्यवस्था को जब्ती या बंदोबस्त व्यवस्था कहा गया था। तो इस प्रकार इसका संबंध अकबर से। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 30 की। 30 में क्या पूछा गया है, राजा शिवाजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1, पुरंदरी की संधि में मुगल ने बीजापुर साम्राज्य के एक निश्चित हिस्से पर शिवाजी के अधिकार को मान्यता दी। ऑप्शन 2, शिवाजी ने सल्हेर की लड़ाई में मुगलों को हराने के बाद महाराजा छत्रपति की उपाधि की। ऑप्शन 3, शिवाजी ने सिर्फ 6 साल तक राज्य किया। कौन सा कथन सही है। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो पुरंदर की लड़ाई के मुगल के बीजापुर साम्राज्य के एक निश्चित हिस्से पर शिवाजी के अधिकार को मान्यता दी गई थी, तो ये बात सही है। और इसकी अलावा बात करें ऑप्शन 2 की, तो ये बात भी सही है। 1667 से 1669 के बीच शिवाजी ने एक सेना का निर्माण किया। 1670 में उसने अपने अधिकांश खोए हुए किलों को पुनः प्राप्त कर लिया। दूसरी बार जब सूरत को हराया तो उन्होंने सालेर 1672 की लड़ाई में मुगलों को हराया और रायगढ़ में खुद को ताज पहनाया और महाराजा छत्रपति की उपाधि धारण की। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 भी सही है, यानी 1680 में केवल 6 वर्ष का शासन के बाद 53 वर्ष की आयु में बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार जो है इसमें 1, 2, 3 तीनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में क्या पूछा है, मराठा प्रशासन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन 1, शिवाजी के अधीन प्रशासनिक कार्यालय वंशानुगत नहीं थे। ऑप्शन 2, न्यायाधीश को छोड़कर सभी मंत्री युद्ध में भाग लेते थे। तो इसमें जो है अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 जो है गलत है, यानी पंडिता राव और उनके न्यायाधीश को छोड़कर सभी मंत्री युद्ध में भाग लेते थे। ठीक है, अष्टप्रधान जो थे वह शिवाजी की मंत्रिपरिषद थी, जिसमें पेशवा थे, आमत्य मजूमदार जिसे महालेखाकार, वकनवीस यानी खुफिया और पुलिस पोस्ट थी, ऐतिहासिक अभिलेखागार थे, सुरनवीस या चिटमिनिस या सचिव महासचिव जिन्होंने अधिकारी पत्राचार की देखी थी, सुमंत या दबीर समारोह और विदेश मामलों के दक्ष थे,
न्यायाधीश न्याय के थे, पंडित राव दान और चर्च संबंधी मामलों देखते थे। तो इस प्रकार ये अष्टप्रधान जो थे ये शिवाजी से संबंधित थे। इसमें कौन सा कथन जो है सही है, यानी ऑप्शन एक सही है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर 32 में क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, पेशवा की व्यवस्था दक्कन में मुस्लिम शासकों द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन दो, अदन्य पात्र पेशवाओं के कार्यालय और विभिन्न पेशवाओं के इतिहास पर चर्चा करने वाला एक पाठ है। कौन सा कथन सही है? अगर पेशवा शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो ये फारसी में हुई, जिसका अर्थ है सबसे आगे, और मुस्लिम शासकों द्वारा दक्कन में शुरू की गई थी। ये बात एकदम सही है। ठीक है। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो जो है गलत है, यानी रामचंद्र पंत आमत्य राजा राम के अधीन एक पेशवा थे। उन्होंने अदंड पत्र लिखा जिसमें उन्होंने युद्ध की विभिन्न तकनीकों और किलों के रखरखाव और प्रशासन के बारे में बताया। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन एक जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में क्या पूछा है, मध्ययुगीन काल में मराठा शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, बाजीराव अपने जीवन काल में कभी कोई युद्ध नहीं हारे। ऑप्शन दो, बाजीराव प्रथम ने हिंदू पदशाही यानी हिंदू साम्राज्य का विचार प्रचार किया। ऑप्शन तीन, बाजीराव प्रथम ने मराठा प्रमुखों के बीच संघ की व्यवस्था शुरू की। कौन सा कथन जो है सही है? ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक जो है सही है, यानी बाजीराव प्रथम जो है वो बालाजी विश्वनाथ के सबसे बड़े पुत्र थे, जो 20 साल की छोटी उम्र में पेशवा के रूप में उनके उत्तराधिकारी बने और वो कभी भी युद्ध नहीं हारे, और उनके शासनकाल में मराठा शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई थी। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो जो है गलत है, यानी बाजीराव प्रथम ने अपने दुश्मन मुगलों के खिलाफ हिंदू प्रमुखों के समर्थन को सुरक्षित करने के लिए हिंदू पदशाही के विचार कर लोकप्रिय बनाया। और बाजीराव प्रथम, जिसने नाना साहेब प्रथम के नाम से जाना जाता था, 19 वर्ष की छोटी उम्र में पेशवा के रूप में बाजीराव फर्स्ट के उत्तराधिकारी बने और उन्होंने साहू जी द्वारा पेशवा के रूप में उनको नियुक्त किया गया था। ऑप्शन तीन की बात करें तो ऑप्शन तीन जो है सही है, यानी बाजीराव प्रथम मराठा के प्रमुखों के बीच संघ की व्यवस्था शुरू की। इस प्रकार इसमें ऑप्शन एक सही है, एक और दो। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा है, शिवाजी प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, आमत्य मजूमदार वित्त लेखा के प्रभारी अधिकारी थे। ऑप्शन दो, शिवाजी के अधीन मराठों के प्रांतीय स्थानीय प्रशासन के सभी स्वदेशी व्यवस्था थी। अभी मैंने आमत्य और मजूमदार के बारे में बताया था। ठीक है, आमत्य और मजूमदार वो महालेखाकार थे। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे ये ऑप्शन गलत। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो जो है ये भी ऑप्शन दो भी गलत है, यानी शिवाजी के अधीन प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन की उनकी संपूर्ण स्वदेशी व्यवस्था नहीं थी, काफ़ी हद तक दक्कनी और मुगल सिस्टम पर आधारित थी। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा है, भारत के इतिहास के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी द्वारा युद्ध की तुलगमा सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन दो, खानवा के युद्ध में जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। ऑप्शन तीन, चंदेरी का युद्ध बाबर और मालवा के राजपूतों के शासकों के बीच लड़ा गया। कौन सा कथन सही है? अगर इसमें ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक जो है गलत है, यानी पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 में बाबर ने युद्ध की रूमी तुर्क सिस्टम के प्रभावी ढंग से लागू किया, जिसे युद्ध में तुलगमा सिस्टम के रूप में जाना जाता है, और जिसमें इसने इब्राहिम लोधी की सेना को दोनों तरफ से घेर लिया और बीच में उनके घुड़सवार विशेषज्ञ तुर्क बंदूकधारियों को उस्ताद अली और मुस्तफ़ा के तहत तीर और बंदूक आग के साथ हमला कर दिया, जबकि खाइयों और बैरिकेड से दुश्मनों की सेना के खिलाफ ये पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई। ऑप्शन दो की बात करें तो खानवा की लड़ाई की बात करें जो 1527 में फतेहपुर सीकरी के पास जो है हुई थी, तो ये बात जो है इन्होंने बाबर ने गाजी को उपाधि धारण की, ये बात सही है। ऑप्शन तीन की बात करें तो चंदेरी की लड़ाई और बाबर और मालवा राजपूत शासकों के बीच लड़ी गई थी, ये बात भी सही है, यानी इसमें ऑप्शन बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा है, मध्यकालीन भारत में फैली सूफी आंदोलन के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा ऑप्शन जो है सही है? ऑप्शन एक सॉरी, सूफी सिद्धांतों ने अकबर के धार्मिक दृष्टिकोण और नीतियों का आकार दिया। ऑप्शन दो, सूफीवाद इस्लाम के भीतर एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था।
ऑप्शन 3, उनका मानना था कि गुरु के बिना आध्यात्मिक विकास असंभव है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है सही है, यानी सूफी सिद्धांतों ने अकबर में धार्मिक दृष्टिकोण और नीतियों को आकार दिया। अकबर की सुलह एक कुल और सार्वभौमिक शांत सहिष्णुता धर्म जैसे दीन इलाही ईश्वरीय आस्था कहा जाता सूफीवाद के से प्रभावित थे। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 जो है गलत है, यानी सूफीवाद इस्लाम के भीतर एक उदारवादी सुधार आंदोलन था। ठीक है, ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 जो है सही, यानी उनका मानना था कि गुरु के बिना आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है। इस प्रकार इसमें 1 और 3 सही, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है तीव्रम थिरुमुराई के पहले 7 खंडों के संग्रह निम्नलिखित कवियों में से किसका काम है? सही उत्तर आपको बताना है। तो आपने इसके तीव्रम का नाम सुना होगा। यह तिरुमुरई के पहले 7 खंडों में एक संग्रह है। महाकाव्य पौराणिक नायकों का एक शैव कथा के साथ एक भक्ति कविता स्थापित प्रारंभिक शैव संतों की एक धार्मिक आत्मकथा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें देखेंगे, इसमें जो है समदर, अप्पर और सुनंदर, इसका जो है कवियों का नाम काम है ये। ठीक है, यानी ऑप्शन सी। इसके अलावा सुब्रमण्यम जो भारतियारी हैं, ये जो थे तमिलनाडु के एक कवि, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें। 38 जो है मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के संदर्भ निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 नलियर दिव्य प्रबंधम लिंगायतों की रचना थी। अंदल विष्णु की एक महिला भक्त थी। तेवरम संतों की कविताओं की एक रचना है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन 1 जो है ये सुमेलित नहीं है। तो नलियर या नलियरा दीप प्रबंधन तमिलनाडु के अलवर संतों की एक रचना थी। ठीक है, तो अलवर संतों की एक रचना थी। ठीक है, इसके अलावा अंदल की बात करें तो अंडाल एक महिला अलवर यानी विश्व भक्त थी। ये बात जो है सही है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 भी जो है सुमेलित है, यानी संतों की कविताओं की रचना, जिसके बारे में इसके पहले हमने चर्चा की, यानी इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात, 39 में क्या पूछा है? मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 वह एक सूफी कवि थे। ऑप्शन 2 उन्होंने अवधी भाषा के प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत की रचना की। ऑप्शन 3 वह अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। तो 1 और 2 इसमें जो है सही थे। यह एक सूफी कवि थे, उन्होंने अवधी भाषा के प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत की रचना की। ऑप्शन 3 की बात की तो वह अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन नहीं थे, क्योंकि वह पद्मावत 1540 के आसपास लिखी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु हुई थी वो 1316 में हुई थी। तो कविता के अनुसार पद्मावती का जन्म जो है 1540 में हुआ था, जो ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार खिलजी की मृत्यु 224 साल बाद। तो इस प्रकार जो है इसमें 3 जो है गलत हो जाएगा, यानी इसमें जो है देखेंगे कौन सा सही है। तो 1 और 2 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा है? इसमें निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन में कौन सी विशेषताएं हैं? आपको उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन 1 मूर्ति पूजा, कर्मकांड, उपवास का विरोध। ऑप्शन 2 उपदेश के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग। ऑप्शन 3 स्थानीय भाषा में रचित कविताएं। ऑप्शन 4 गुरु उपदेश मार्गदर्शक के रूप में। तो इसमें बताना है भक्ति आंदोलन में कौन सी विशेषताएं हैं। तो भक्ति आंदोलन में देखेंगे तो इसमें जो विशेषताएं शामिल है वो मूर्ति पूजा, कर्मकांड और उपवास का विरोध ये शामिल था। इसके अलावा स्थानीय भाषा में रचित कविताएं ये शामिल थी, और गुरु उपदेश मार्गदर्शक के रूप में ये भी शामिल था, यानी इसमें ऑप्शन बी जो है सही है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमारा टेस्ट नंबर 2 मिडिवल हिस्ट्री का पूरा हुआ। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा जो रिवीजन सीरीज और करंट अफेयर सीरीज चल रही है वो भी आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अगर आपको चैनल थोड़ा सा ही पसंद आ रहा हो टेस्ट तो चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा लोग पास, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।